बहराल। एक बार फिर से स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ पारुल। और अब जो घड़ी धीरे धीरे टिक टिक जो आगे बढ़ती जा रही है, वैसे अब समय बीत रहा है और ये बता रहा है कि क्या कुछ नतीजे होंगे। 2 सीटें अब तक बीजेपी के खाते में जा चुकी है, एक सुवासरा, दूसरी मांधाता, और दोनों ही कैंडिडेट को लेकर कहा जा रहा था कि टफ फाइट होगी। नारायण पटेल जीत गए हैं और यहाँ हरदीप सिंह डंग ने फाइट जीत ली है। तो दो कैंडिडेट अभी तक जो है बीजेपी के खाते में जा चुके हैं। और जैसे कि हमने कहा था, सबसे पहले आप तक जो रुझान होंगे, जो नतीजे होंगे, पहुंचाने की कोशिश हमारी होगी। तो लगातार हम उस पर बने हुए हैं और विश्लेषण भी लगातार जारी है कि आखिर जो परिस्थितियां इस वक्त हम देख रहे हैं, जो सिचुएशन इस वक्त हम देख रहे हैं, वो उसके पीछे की वजह क्या है। देखिए, जो टेली हमारे आमने सामने यानी मेरे आप तीनों तरफ देख रहे हैं, उसमें आपको साफ तौर पर समझ में आ रहा होगा। आप मेरे राइट हैंड की तरफ देखें, आपकी तरफ से लेफ्ट होगा, वो इस हाथ की तरफ आप देखें तो बिहार के परिणाम आपको दिखाई दे रहे होंगे। ऊपर देखें तो मध्य प्रदेश है सर का ताज बना हुआ, लेकिन भाजपा को बनाया है मध्य प्रदेश ने सर का ताज। और साइड में जो आप देख रहे हैं, ये वो कैंडिडेट है जिनके बीच आपने फाइट देखी थी। तो लगातार इसमें भी अपडेशन होता चलेगा और ब्रेकिंग भी आपको इलेक्शन ब्रेकिंग के माध्यम से बताते चलेंगे। लेकिन इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट यही है कि 28 सीटों पर जो उपचुनाव हुए, उनमें से अब नतीजे, रुझान जो है अब नतीजों में तब्दील होना शुरू हो गए हैं। और जो नतीजे आ रहे हैं उनमें यह बताया जा रहा है कि 2 सीटें सीधे बीजेपी के खाते में जा चुकी हैं। अब रुझान जो है वो ये कहते हैं कि 20 जो है भाजपा के खाते में जा रही है, यानी 20 सीटें भाजपा के खाते में जा रही हैं और बाकी की 7 जो है वो कांग्रेस के पास जाती हुई दिखाई दे रही है, रुझान कह रहे हैं। और उसके बाद एक पर बसपा मजबूती से आगे बढ़ रही है। तो रुझानों के हिसाब से आप समझिए पूरे जो संभाग हैं उनमें 19 जिले, और 19 जिलों में भी अगर हम मुरैना की बात करें, सुमावली, दिमनी, मुरैना, यहाँ थोड़ी सी कंडीशन बीजेपी की इतनी ज्यादा अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। तो चंबल संभाग है जहां वीडी शर्मा साहब ने तो पूरे मध्य प्रदेश में ताकत झोंकी, जिस एरिया से वो आते हैं वहां पर ही थोड़ी सी मजबूती अभी नहीं दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी के इस वक्त यही आंकड़े फिलहाल निकलकर सामने आ रहे हैं जो बताते हैं कि मेहनत तो की है दोनों ही तरफ। लेकिन कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस के जो वादे हैं, जो दावे हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी बातें इलेक्शन में पार्टीज ने की हैं, उनमें अगर कांग्रेस की बात करें तो एक चंबल संभाग ये है जहां पर वो वोटर को समझाने में कामयाब हुए, यानी कांग्रेस जो है वो वोटर को समझाने में कामयाब हुई है। लेकिन बाकी ऑल ओवर मध्य प्रदेश की हम बात करें जहां से ये और तमाम सीटें हैं। और चलिए बीजेपी कार्यालय लिए चलते हैं आपको भोपाल में, जहां आशीष मंगल सोनी हमारे साथ जुड़ा, हमारे विशेष संवाददाता, उनके पास क्या कुछ अपडेट है और उनके साथ जो मेहमान मौजूद है उनसे भी बातचीत होगी। आशीष। बीजेपी मुख्यालय में बता दूं, तमाम बड़े नेता अब पहुंच रहे हैं। लाल सिंह आर्य अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो यहां पर आए हैं। उनका भी साफ तौर पर कहना है कि शिवराज सिंह चौहान के विकास कार्यों पर जनता ने भरोसा जताया है। बीजेपी निर्णायक बढ़त की ओर अग्रसर है। आप देख सकते हैं बीजेपी मुख्यालय के बाहर जो है वो जश्न का माहौल भी आपको समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं आप, ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जो लगातार यहाँ आ रहे हैं। आप ये देखिए, ये यहाँ पर जश्न का माहौल भी देखने को मिल रहा है। ये युवा मोर्चा और बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता हैं जो जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। मैं और तस्वीरें आपको नजदीक से दिखाऊं किस तरह से युवा मोर्चा के कार्यकर्ता और बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार यहाँ पर जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक हैं जो खास तौर पर जश्न मना रहे हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। बहरहाल जिस तरीके से निर्णायक भूमिका में बीजेपी नजर आ रही है, उससे बीजेपी ऑफिस में जश्न देखने को मिल रहा है। फिलहाल बीजेपी 20 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं और देखना होगा कि अब से कुछ ही देर बाद परिणाम बिल्कुल पूरी तरह से साफ हो जाएंगे। कैमरा पर्सन रेहान के साथ आशीष मंगल सोनी, अनादि टीवी, भोपाल।
तो बज रहे हैं ढोल नगाड़े, मिठाइयां खिलाने का दौर अब दिखाई देने लगा है। इससे पहले की जो तस्वीर भी देखी थी, वीडी शर्मा साहब खुद ही ढोल बजाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो उत्साह, वो जोश दिखाई दे रहा था। और क्यों ना हो, मेहनत भी इतनी की है, पूरी की पूरी 28 सीटों पर पहुंचकर इन तमाम दिग्गजों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी और उसका ही नतीजा है जो निकलकर अब सामने आ रहा है। रुझानों में 20 सीटें भाजपा को, कांग्रेस को 7 और बसपा या फिर अन्य कह लीजिए तो 1 सीट पर अन्य सीट जाते हुए रुझानों में दिखाई दे रही है। लेकिन सीधी क्लीन स्वीप जहां पर हुई है, यानी अगर हम कहें कि ज्यादा वोट लेकर, लीड लेकर जो जीते हैं वो हैं मानदाता और सुवासरा सीट। यहाँ नारायण पटेल साहब और डंग साहब को अच्छे खासे मत मिले हैं। हालांकि जो आंकड़े सामने आएंगे वो ऑथेंटिक हम चाहेंगे कि आपके सामने रखें, इसलिए फिलहाल यही बताएंगे कि लीड लेते हुए, बड़ी लीड लेते हुए इन दोनों कैंडिडेट ने फाइट जीत ली है। तो ऐसे में अब आगे बढ़े तो ये समझें कि आखिर क्या परिस्थितियां यहाँ पर बनी होंगी, क्या सिचुएशंस यहाँ पर रही होंगी जिसकी वजह से देखिए डंग साहब जो ये वो कैंडिडेट है जो सबसे पहले जिन्होंने अपने विधायकी से इस्तीफा दे दिया था। और चलिए हम लगातार आगे बढ़ेंगे और चर्चा करेंगे। चलिए मेहमानों से आपका परिचय करा देंगे। सबसे पहले नेहा बग्गा जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़ी हुई है, नेहा बग्गा जी का स्वागत। धर्मेंद्र शर्मा जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़े हुए हैं, धर्मेंद्र शर्मा जी का भी स्वागत। और अजय बोकिल जी वरिष्ठ पत्रकार है, पत्रकारिता का चर्चित चेहरा, बोकिल साहब का भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले नेहा बग्गा जी को बधाई, 2 सीटें आपके खाते में चली गई हैं। मानदाता और सवासरा, डंग साहब जीत गए हैं, नारायण पटेल जी जीत गए हैं आगे। लेकिन तमाम चीजों को अगर समझें तो ठीक है, बीजेपी के पक्ष में जा रहे हैं, लेकिन चंबल संभाग जहां के सुमावली, दिमनी, मुरैना सीट, यहां पर बहुत ज्यादा तकलीफ से गुजर रही है बीजेपी, बहुत ज्यादा कंडीशंस ठीक नहीं है। नेहा जी देखिए पारुल जी, जो मैंडेट आ रहे हैं वो स्पष्ट कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो एग्जिट पोल कल तमाम सारे मीडिया चैनल्स और अखबारों ने दिखाया था वो एग्जैक्ट पोल में तब्दील हो रहे हैं। कल तो 70% तक का भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट दिखा रहे थे सारे एग्जिट पोल, पर आज वो धरातल पर पूरा होता दिख रहा है। एक समय था 2018 में जब ये सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में नहीं थी। आप देखिए कि पूरा का पूरा कांग्रेस पार्टी का सफाया इन सीटों पर होता नजर आ रहा है और जनता ने मैंडेट देकर ये स्पष्ट कर दिया है कि जनता को विनाश के ऊपर विकास वाली सरकार चाहिए, जनता को अहंकार के ऊपर विनम्रता वाली सरकार चाहिए, जनता को झूठ के ऊपर सच वाली सरकार चाहिए, जनता को वादा खिलाफी के ऊपर वचनबद्ध सरकार चाहिए। तो जिस प्रकार से कमलनाथ जी ने अपना अहंकार दिखाया, जिस तरीके से एक गरीब वर्ग को भूखा नंगा बताया गया, जिस प्रकार से एक दलित महिला को आइटम कहा गया, जनता कभी भी इस अहंकार को स्वीकार नहीं करती है। और जनता ये भी कभी नहीं चाहती कि अगर मुख्यमंत्री बनाकर वो किसी को अपनी सेवा करने के लिए भेजे तो वो मुख्यमंत्री उनके बीच में सेवक की जगह दामाद बनने का काम करे। जनता चाहती है कि उसके बीच में उसका बेटा, उसके पिता के तुल्य कोई व्यक्ति आए जो सेवा के माध्यम के लिए आए और जो सेवा करे राजनीति में अगर आया है, अगर मुख्यमंत्री का पद उसे मिला है। आज ये स्पष्ट कर दिया है मैंडेट ने कि शिवराज जी की लोकप्रियता बरकरार है। शिवराज जी ने जिस तरीके से वापस सत्ता में आते ही जो जन कल्याणकारी योजनाएं कमलनाथ जी ने बंद की थी उसको लागू कर वापस जनता की भलाई के बारे में सोचा है और जन जन की आवाज आ रही है। शिवराज है तो विश्वास है और वही हमें रिजल्ट में भी दिखाई दे रहा है। चलिए विश्वास बाकी तमाम सीटों पर तो है, लेकिन चंबल संभाग में फिलहाल विश्वास डगमगा रहा है। मैं आऊंगी आपके पास नेहा जी। धर्मेंद्र जी, क्या हो गया, सिर्फ चंबल में ही बात पहुंचा पाए अपनी, बाकी जगहों पर क्या परिस्थिति देख रहे हैं आप? पहले तो नेहा जी को और बीजेपी को बधाई दूंगा जी, इस उपचुनाव में उन्होंने अच्छी अपने मैनेजमेंट को अच्छा साबित किया है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार और पूरा उनका नोट तंत्र का पूरा मैनेजमेंट इस चुनाव को लड़ा, कांग्रेस में कहीं ना कहीं उन मुद्दों को या अपनी बात को जनता तक नहीं पहुंचा रही, ये इस चुनाव में देखने को मिल रहा है। ग्वालियर चंबल में शुरू से लेकर एंड तक एक ही मुद्दा था, वो थी गद्दारी, और गद्दारी आज भी एक बड़ा मुद्दा है। लेकिन इन लोगों ने जिस तरीके से आप देखेंगे धनबल, बाहुबल और
प्रशासनिक व्यवस्था का जितना दुरुपयोग किया है चुनाव को प्रभावित करने के लिए, वो इस पूरे परिणाम में देखने को मिल रहा है। लेकिन ठीक है, अब चूंकि चुनाव के परिणाम में क्या देखने को मिल रहा है? अभी सुबह तक जब धर्मेंद्र जी हमसे बात कर रहे थे तब तो आप कह रहे थे कि जनता दिखाएगी, और तमाम आपके प्रवक्ता ये कह रहे थे कि जनता ने चुनाव लड़ा है, ये कांग्रेस ने नहीं लड़ा है। अभी मेरा ये मानना है ग्वालियर चंबल में जब रिजल्ट आएगा तो ये बहुत सारी सीटें आप देख रहे हो नेट टू नेट फाइट चल रही है। बहुत सारी सीटों पर 1000, 500, 200 का मार्जिन चल रहा है। परिणाम मुझे उम्मीद है कि ग्वालियर चंबल में कम से कम अभी और ज्यादा सीटें कांग्रेस के पक्ष में आएंगी, और बाकी अब जनता का जो मैंडेट है उसको मानना पड़ेगा। ठीक है, तब जनता का जो मैंडेट है उसे मानेंगे तब तो सवाल नहीं होंगे ना। चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर रहे थे आप लोग, अभी बोल रहे थे प्रशासन का दुरुपयोग किया है, अभी बोल रहे थे आप धन बल का उपयोग किया है। चुनाव आयोग ने पूरे चुनाव के दौरान, पारुल मैडम आपने देखा होगा किस तरीके से हमारी सभाओं को रोकना, हमारे स्टार कैंपेनरों को नहीं आने देना, परमिशन नहीं देना, हमारे लोगों पर मुकदमे लगाना, ऐसा प्रशासन धनबल बाहुबल सबका गठजोड़ है भाजपा। जिस तरीके से करोड़ों में हमारे गद्दार विधायकों को खरीद कर मध्य प्रदेश की जनता पर उपचुनाव डाल दिया गया, इस समय देखा है। ठीक है, मैं आती हूँ आपके पास। लेकिन अब अजय वकील जी, अभी चर्चा में भी बहुत कुछ निकलकर सामने आ रहा है। अगर यही स्थिति रही, आत्मचिंतन अभी भी नहीं किया कांग्रेस ने, तो रुझान तो आ ही रहे हैं, और बहुत ज्यादा अब दौर नहीं है कि आप राउंड्स नहीं बचे हैं कि उससे आप सिद्ध कर दे कि कितना क्या अंतर हो सकता है। छोटा मोटा अंतर आप कह सकते हैं। अजय वकील जी, क्या मानते हैं आप, अभी भी कांग्रेस अगर समझ लेगी जो स्थिति बन रही है उसके पीछे बहुत कुछ है, उन रीजंस को समझ लिया जाए तो शायद स्थिति सुधर सकती है। लेकिन अभी हम मध्य प्रदेश की बात करें, 28 सीटों पर जो उपचुनाव हुए, अब नतीजे आ रहे हैं, उनमें से चंबल में बीजेपी की कंडीशन ठीक नहीं है। दोनों पर आपका विश्लेषण? देखिए, ये ट्रेंड तो लगभग सेट हो चुका है जी। और शिवराज सरकार स्थिर रहेगी, बनी रहेगी, ये भी तय है। हाँ। कांग्रेस का 1-2 सीटें हो सकता है कि सुधार हो, जो बहुत नेक टू नेक हैं, जो बहुत कांटे की टक्कर वाली सीटें हैं, हो सकता है कि उसमें अंतिम क्षण में जाकर कोई परिवर्तन हो जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता है। और 28 में से 20 सीटों पर बीजेपी का लीड करना और लगभग वो जीतने की स्थिति में होना, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसलिए महत्वपूर्ण बात है कि दूसरे पार्टियों से आए हुए दूसरे विचारधारा के लोगों को अपने पार्टी का टिकट देकर और उनको जितवा देना, और वो भी मात्र 6 महीने के अंदर, ये कोई साधारण बात नहीं है। ये लोकतंत्र की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, और इलेक्शन मैनेजमेंट की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, और पार्टी की संकल्प शक्ति की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। ये बात सही है कि आज की तारीख में बीजेपी चुनाव लड़ने में जितनी निष्णात पार्टी हो गई, शायद उसकी कोई पार्टी उसकी नहीं, हर दृष्टि से। और वो काफी बारीकी, बहुत गंभीरता से मेहनत करते हैं और बारीकी से तैयारी करते हैं, इससे कोई नकार नहीं सकता। भले इस पर इलेक्शन मैनेजमेंट के आरोप लगाए जाए, वो अलग बात है, वो भी इसका हिस्सा है, लेकिन फिर भी बीजेपी बहुत गंभीरता से चुनाव लड़ती है, भी चुनाव लड़ा। जहां तक इस बात की संभावना समाप्त है कि कांग्रेस सरकार फिर बन सकती है। कांग्रेस के पक्ष में माहौल था पहले, लेकिन बाद में उन्होंने खुद ही अपना माहौल बिगाड़ लिया। उससे कई कारण थे। पहली बात तो ये था कि जो अजीबोगरीब बयान उनके नेताओं ने दिए, और जो बीजेपी पहले पिछड़ती नजर आ रही थी, वो आखिरी के दौर में इलेक्शन में वापस लौट के आई और पूरी ताकत से आई। ये बहुत, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट था। दूसरी बात है कि कांग्रेस का जो चुनाव है मोटे तौर पर कमलनाथ केंद्रित ही रहा, और पार्टी की सबसे बड़ी जो ट्रेजेडी है वो ये है कि पार्टी कुछ चेहरों के आसपास ही डटी हुई है, चुनाव लड़ रही है, उसी के आसपास घूमती रही है। और इस वजह से क्या होगा कि कमलनाथ ही सब कुछ है, कमलनाथ ही मुख्यमंत्री भी होंगे, कमलनाथ ही नेता प्रदेश भी होंगे, कमलनाथ ही प्रदेश अध्यक्ष भी होंगे, तो दूसरे लोगों के लिए आगे बढ़ने का कोई बहुत सारे इंसेंटिव पार्टी में है नहीं। तो ऊपरी तौर पर तो ऐसा लग रहा था कि जनता, जैसे कि उन्होंने नेता और कांग्रेस से कहा कि जनता बदला लेगी, जनता को बदला लेना चाहिए था, क्योंकि दल बदल लोकतंत्र की दृष्टि से जो है वो कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। ये एक तरह का लोकतांत्रिक पाप ही है, बल्कि मैं कहूंगा। लेकिन इसके बाद भी अगर जनता ने इस बात को ध्यान में रखते हुए दूसरे बीजेपी को जिताया है, तो मुझे लगता है कि मतदाता ने कांग्रेस के दल बदलू आरोप की जगह प्रदेश में स्थिरता को ज्यादा महत्व दिया है, और उसको लगा कि बीजेपी ही ऐसी पार्टी है जो प्रदेश में स्थिर सरकार दे सकती है। एक चीज हमें ध्यान रखना चाहिए कि मध्य प्रदेश के मतदाता का मानस शुरू से लेकर अब तक
चाहे किसी पार्टी की सरकार रही हो, जी। मोटे तौर पर प्रदेश में स्थिर सरकार देने के पक्ष में रहा है। मध्य प्रदेश में इस तरह की उठापटक कभी हुई नहीं है। एक आध अपवाद स्वरूप ये पहली बार हुआ और एक 1967 में हुआ था। तो मध्य प्रदेश का मतदाता हमेशा क्लियर मैंडेट देता है और वो चाहता है कि एक बार आपको सत्ता दे दी गई तो आप 5 साल चलाइए, 5 साल बाद हम आपका हिसाब पूछेंगे। कांग्रेस ने बहुत सारी सवालों के जवाब दिए, लेकिन एक सवाल का जवाब अभी तक नहीं दे पाए कि सरकार उन्हें क्यों गिरने दी, वो उसको मैनेज नहीं कर पाया। जी, तो सरकार क्यों गिरने दी? धर्मेंद्र जी से ही पहले आपकी बातों को लेकर जवाब लूंगी। धर्मेंद्र जी, कई सारी बातें हैं कि एक सवाल तो ये भी था कि कमलनाथ जी की कार्यशैली को लेकर कि वो हमेशा बंद कैबिन में रहते थे। हालांकि जो ये उपचुनाव है, इस उपचुनाव ने उनको बाहर भी निकाला, रैलियां करने के लिए मजबूर किया, और वकील साहब ने जो बातें कही वो तो है ही। धर्मेंद्र, लोकतंत्र में जनता अपनी सरकार चुनी है और मेन चुनाव में जनता ने कांग्रेस को मैंडेट दिया था। और हमारे ही किसी नेता ने, जिसे हमने इतना सारा प्यार दिया, उसने जाकर गद्दारी का अपने कुछ गुलाम विधायकों के साथ जाकर कांग्रेस पार्टी की सरकार करा दी। अब उपचुनाव में सरकार के साथ मिलकर धनबल, बाहुबल और तमाम सारे षड्यंत्र आपने सरकार बनाने के लिए या जनता को उन मुद्दों से हटाने के लिए, ईमानदारी से बात करें, अगर ईमानदारी वाली बात कीजिए तो सिंधिया जी ने काफी मौका दिया, वो काफी संकेत देते रहे कि उतर जाऊंगा सड़क पर, और इस तरह की बयानबाजी और उनकी वो एक कविता, बार बार उन्होंने संकेत दिया कि वो कंफर्टेबल नहीं महसूस कर रहे हैं। उनकी तरफ से जो बातें कही जा रही थी वो संकेत कर रही थी, पूरा मीडिया जगत समझ रहा था, बीजेपी समझ रही थी, कांग्रेस के हर आला नेता को समझ में आ रहा था। लेकिन जैसे कि अभी बुक्कल साहब ने कहा कि आपने सत्ता को अपनी तरफ से जाने क्यों दिया, सरकार गिरने क्यों दी? वो जब चुनाव हार लोकसभा का, उसी समय उनने मानस बना लिया था और वो जनता से उनका कोई सरोकार नहीं है। उन्हें अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं पूरी करना है, ये उनका सबसे बड़ा मसला है। इस कारण से उन्होंने अपनी मुसलमान पार्टी वो तो बहुत देर आगे पहुंच गए आपकी, वो चुनाव हारे, वो चुनाव तो हारे, लेकिन उससे पहले मध्य प्रदेश में परिस्थितियां कई बनने लगी थी। सिंधिया समर्थकों ने डेरा डाल दिया था दिल्ली में, जब वो चाह रहे थे कि सिंधिया को मुख्यमंत्री बनाया जाए। क्या ये सच नहीं है कि ग्वालियर चंबल में सिंधिया को फेस लेकर कि वो सीएम फेस है आपकी पार्टी का, आप लोगों ने वोट मांगे थे? दिल पर हाथ रखिए तो बहुत कुछ बाहर निकल कर आएगा। हमारे विधायक दल की मीटिंग में 90 विधायक ने कमलनाथ जी को अपना मुख्यमंत्री स्वीकार किया। तो मुख्यमंत्री तो विधायक दल तय करता है ना, ये किसी के कहने पर और किसी को मुख्यमंत्री नहीं बना सकता। लेकिन मेरा सीधा सा आरोप इस उपचुनाव में निर्वाचन आयोग के लिए है और भाजपा की जो सरकार ने धन का प्रयोग इस उपचुनाव में किया है और जनता पर इस कोरोना काल में सवाल और भी है धर्मेंद्र जी। एक तो यही था जो वकील साहब ने भी कहा, और दूसरी चीज ये भी आ जाती है कि आते आते फिर अकेले क्यों कमलनाथ ही दिखने लगे, जैसे कि अभी वकील साहब ने कहा, इसका जवाब दीजिएगा। लेकिन नेहा बग्गा जी के पास चलते हैं। नेहा बग्गा जी, आज तो सब अपने हो गए हैं, लेकिन इनमें से कुछ ऐसे भी होंगे, जैसे कि हमने कहा कि अभी चंबल संभाग में पोजीशन ठीक नहीं दिखाई दे रही है, कुछ ऐसे भी होंगे जो इस इलेक्शन में फाइट नहीं कर पाएंगे या वो उतने मजबूत प्लेयर साबित नहीं होंगे, हार भी सकते हैं। तो क्या उन्हें किसी पोजीशन पर बिठाया जाएगा या फिर आने वाले चुनाव में बीजेपी का ही कार्यकर्ता फ्रंट में दिखाई देगा? ये जो सिंधिया समर्थक या वो विधायक जो इस बार आपके पक्ष में आ गए हैं, ये पीछे नहीं रहेंगे, आगे की लाइन में ही दिखाई देंगे? नेहा जी। पारुल जी, देखिए, ये परंपरा कांग्रेस पार्टी की है, जो कि अलग अलग गुटों में समूह का, जो अलग अलग गुट हैं वो एक समूह बनकर नजर आते हैं। भारतीय जनता पार्टी का संगठन कैडर बेस्ड पार्टी कहलाती है और कैडर काम करता है। आप देखिए कि दूसरे परिवार से जो लोग आए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने उसको अपनाया भी और संगठन के निर्देश पर अपनी जी जान लगाकर बूथ स्तर पर उनको जिताने का काम भी किया है। जो मैंडेट आ रहा है वो स्पष्ट करता है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, उसने जिस लगन से इनको अपने परिवार का हिस्सा बनाया है और जिस तरीके से बूथ स्तर पर लड़ाई लड़ी है, विजय हासिल करने में पूरा ताकत झोंक दी है, ये अब सिंधिया जी का गुट और भारतीय जनता पार्टी में इसमें कोई बिखराव, कोई अलग अलग नहीं है, ये सब एक हो चुके हैं। और भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान के अंदर इन सब ने चुनाव लड़ा है, नंबर 1। नंबर 2 कि अभी धर्मेंद्र जी नोट और वोट की बात कर रहे थे, तो धर्मेंद्र जी, आपने तो, आपकी सरकार ने, कमलनाथ जी ने
बहुत अच्छे से बता दिया है। आपके नेता ने बताया था कि कमलनाथ जी जो है वो देश के नंबर 2 के उद्योगपति हैं, सबसे बड़े उद्योगपति हैं, और जिस तरीके से लूट तंत्र और नोटों की भाषा कमलनाथ जी समझते हैं, मुझे नहीं लगता कि मध्य प्रदेश की राजनीति में कोई इतना बेहतर समझता होगा। आते ही 281 करोड़ रुपए कमलनाथ जी के ओएसडी के यहाँ मिलते हैं, 600 करोड़ रुपए का मीटर घोटाला कर देते हैं, 131 करोड़ का जनसंपर्क विभाग में घोटाला कर देते हैं। कोरोना काल में जब आप आईफा का आयोजन करते हैं तो दो अलग अलग उद्योगों से 140 करोड़ रुपए, 104 करोड़ रुपए की उगाही करते हैं और अपने मित्र उद्योगपति को ब्रिजक्राफ्ट कंपनी को देते हैं। ये लंबी फहरिस्त है। एक माफी के साथ रुकूंगी नेहा जी, आपको बड़ी खबर आ रही है। दतिया भांडेर विधानसभा उपचुनाव, डबरा सीट भी है यहीं पे। दतिया से फिलहाल खबर है, भांडेर में कांटे का मुकाबला चल रहा है। यहाँ पे अपडेट जो हम दर्शकों को बता दें, बड़ी खबर इस वक्त भांडेर से, जहां कांटे का मुकाबला 11वें राउंड के बाद दोनों को बराबर वोट मिले हैं। देखिए अभी जो धर्मेंद्र जी जिक्र कर रहे थे कि नेक टू नेक फाइट कई सीटों पर है, 200-500 वोटों का अंतर है, वहां कुछ चमत्कार हो सकता है कांग्रेस के लिए। और देखिए जनता ने जो मत दिया है वो तो सामने आ ही रहा है। अब कई जगहों पर आगे पीछे भी चल रहा है, कहीं कांग्रेस आगे तो कहीं बीजेपी पीछे, कहीं बीजेपी आगे तो कहीं कांग्रेस पीछे। तो भांडेर में 11वें राउंड के बाद दोनों बराबर वोटों पर आ गए हैं। चलिए वापस नेहा जी अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। तो पारुल जी, मैं ये कह रही थी कि लूटतंत्र तो सबसे ज्यादा जो किसी ने फैलाई है तो वो कमलनाथ जी ने फैलाई है जी। और जहां तक है धर्मेंद्र जी की गद्दारी की बात, तो गद्दार कौन होता है? जब आप जनता से लिखित में वादा करते हैं और उसे निभाते नहीं है, गद्दार वो होता है। आपके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आके 10 दिन में किसानों की कर्ज माफी की बात करके गए थे, गद्दारी ये है। आपने 28,000 रुपए से 51,000 रुपए किया बेटियों के विवाह निकाला, और वो गद्दारी वो है। नया सवाल ये है कि आगे भविष्य क्या होगा नेताओं का जो हार जाएंगे, क्योंकि देखिए यहाँ भांडेर में भी नेक टू नेक फाइट हो गई है, बराबर के वोट। आगे भविष्य आप ये मान के चलिए पारुल जी, आप ये मान के चलिए पारुल जी कि एक बहुत अच्छे मैंडेट के साथ भारतीय जनता पार्टी शाम तक नतीजों में आपको सामने दिखाई देगी। कल के एग्जिट पोल से आज एग्जैक्ट पोल का फासला जो होगा उसमें आप देखेंगे कि परिणाम बहुत अच्छे भारतीय जनता पार्टी के हक में आने वाले हैं, और जो कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बने और जो पूर्व से भारतीय जनता पार्टी के मूल कार्यकर्ता हैं, उन सब के लिए संगठन के पास उनकी योग्यता के अनुसार काम देने के लिए है, और संगठन समय समय पर उनको उनकी योग्यता अनुसार काम देता भी रहता है। चलिए धर्मेंद्र जी क्या कह रहे हैं, जल्दी से कहिए। अरुण जी, आपके माध्यम से नेहा जी से मैं एक प्रश्न करना चाहूंगा। बधाई तो हमें आपको दे दी आपकी जीत की, आपकी सरकार की। मेरा आपसे प्रश्न सीधा सा ये है, भाजपा इसी परंपरा को आगे भी बढ़ाएगी कि अगर सरकार नहीं भी बनती तो दूसरे दल के विधायकों को खरीदो, फिर उपचुनाव करा के सरकार बना लो? तो आने वाले उपचुनाव के बाद भी भाजपा इसी परंपरा को निभाती रहेगी या कभी जनमत का सम्मान भी करेगी? जी नेहा जी जल्दी से, कम शब्दों में। पारुल जी देखिए, बिल्कुल स्पष्ट है कि अगर कांग्रेस आज भी नहीं चेतती और इसी प्रकार से उन्होंने किसी एक ऐसे व्यक्ति को सारे के सारे पद बांट दिए जिस तरीके से कमलनाथ जी को बांटे थे, चांदी का चमचा लिया हुआ नेता अगर इनके यहाँ पर हमेशा सामने आता रहा, इनका कार्यकर्ता अगर वंचित रहा, उनकी योग्यता अनुसार उन्हें काम नहीं मिला, और अगर अहंकार की नीति जिस प्रकार से 15 माह की सरकार में कमलनाथ जी ने अपने विधायकों और मंत्रियों के साथ की है वो बरकरार रही, तो आप ये मानकर चलिए कि बाकी के जो विधायक हैं वो भी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बनेंगे। और क्यों बनेंगे? वो इसलिए बनेंगे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास कैडर है, उसके पास संगठन चलाने की क्षमता है, उसके पास नेतृत्व है, और उसके पास विजन भी है प्रदेश को आगे ले जाने के लिए, और एक मिशन भी है कि कहां पर ले जाकर किस तरीके से प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाना है। तो धर्मेंद्र जी, मुझे लगता है आपको जवाब मिल गया होगा। अगर आप बैठकर गहन चिंतन करें तो आप। चलिए बोकिल साहब, आप क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरह से अभी नेहा जी भी कह रही थी कि आत्मचिंतन, जवाब, सवाल, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मूल सवाल ये है कि जिस तरह का आकलन सामने आ रहा है, कई जगहों पर बीजेपी भी नेक टू नेक फाइट दिखाई दे रही है, और ये जो कैंडिडेट है ये आ गए बीजेपी के पास, इनका पूरा कार्यकर्ता वोट बैंक आ गया बीजेपी के पास। सिंधिया जी चले अपने समर्थकों को साथ में बीजेपी में ले आए, खुद का आरएसएस का खुद का बहुत मजबूत संगठन है और वहां पर उनके कार्यकर्ता बहुत हैं, बीजेपी के खुद के लोग, लेकिन बावजूद इसके अगर बराबर के वोट आ रहे हैं भांडेर में भी,
तो क्या समझें कि बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत अभी भी है और अभी से शुरू हो जाइए आगे के चुनाव की तैयारियों के लिए, क्योंकि इतना सब कुछ करने के बाद भी, तमाम मंत्री, तमाम विधायक, तमाम नेता उतारने के बाद भी बहुत कुछ हासिल नहीं हो रहा है। वकील साहब, देखिए ऐसा है कि चुनौतियां तो सभी के सामने हैं और गंभीर चुनौतियां हैं। आपकी चिंतन की जरूरत कांग्रेस को तो है ही, कमलनाथ जी को भी है, शिवराज सिंह चौहान को भी है जी, और माधवराव सिंधिया, अपनी ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी है। कैसे बताता हूँ आपको। कांग्रेस की तो स्थिति आपने देखी कि वो सत्ता से लगभग बाहर है और उसको हम 3 साल तक लौटने की अब कोई संभावना मुझे लगती नहीं है, क्योंकि अब बीजेपी के विधायक को तोड़ना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि उनकी संख्या बहुत कम हो चुकी है। अगर ये संख्या 2-4-5 का फर्क होता तो शायद संभावना हो भी सकती थी, लेकिन अब इसकी संभावना लगभग समाप्त है। कांग्रेस को नए और युवा चेहरों आगे बढ़ाना पड़ेगा। अगर नहीं बढ़ाएंगे और वो कुछ ही लोग हम डटे रहेंगे तो कांग्रेस का कोई भविष्य ज्यादा नहीं है। ये कांग्रेस के लिए बात हो गई। दूसरी बात कुछ शिवराज सिंह चौहान के लिए भी है कि उन्होंने ये चुनाव तो जितवा लिया, इसमें कोई शक नहीं, उन्होंने बहुत मेहनत की है, लेकिन एक ही चेहरा लगातार अगर सत्ता में रहेगा तो उसके दुष्परिणाम होते हैं, ये भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा। तो बिहार में जो पहले हालांकि अभी स्थिति वहां पे एनडीए सुधर रही है, लेकिन वहां भी ये सवाल उठ रहा है कि आखिर एक ही चेहरा कब तक रिपीट होगा, ये जिसमें पार्टी बोली है। तीसरी बात ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए, भले ही सिंधिया मेहनत करके अपने अधिकांश विधायकों को जिता के ला रहे हैं, जिसमें शिवराज सिंह का भी महत्व है, पूरा उसमें योगदान है, लेकिन उनके लिए चिंता की बात यह है कि जो उनका खास इलाका है वहां पर उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा है, जो जिसको ग्वालियर चंबल अंचल में अपना इलाका कहते हैं। तो ये उनके लिए चिंता का विषय होना चाहिए कि वहां स्थिति क्यों बनी है। इसमें सबसे प्लस पॉइंट अगर मुझे लग रहा है जो किसी को श्रेय जाना चाहिए तो वो है विजय शर्मा को, क्योंकि उनके नेतृत्व में पहला चुनाव था जो ज्यादा चुनौतीपूर्ण था और उसमें पार्टी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है। इसलिए उनके लिए परीक्षा की घड़ी थी कि अगर विजय शर्मा के नेतृत्व में चुनाव में अगर पार्टी अच्छा परफॉर्म नहीं करती तो शिवराज के नेतृत्व में तो पहले 3 चुनाव पार्टी जीत चुकी है, उनके लिए कोई नई बात नहीं थी। लेकिन विजय शर्मा के लिए जरूर ये चुनौतीपूर्ण नई चुनौती थी कि वो अपने नेतृत्व में, वो भी कोरोना काल के अंदर जब शायद लोग वोट नहीं देने जाएंगे इसकी भी आशंका थी, तब वो इतने अच्छे फर्स्ट क्लास में पास हो रहे हैं, तो बड़ी बात है। सुबह जब हम वकील साहब चर्चा कर रहे थे तो कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा था कि 2-2:30 बजे तक बीजेपी प्रवक्ता आपकी डिबेट से आने से मना कर देंगे, गायब होना शुरू हो जाएंगे, और अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है, 2:45 ही बजने को है, और ऐसे में जब बहुत ज्यादा पिक्चर साफ दिख रही है तो इस तरह की बयानबाजियां और इस तरह की टिप्पणियां करना, जब आपको अच्छे से पता, और चलिए ये तो बहुत देर की हम बात कर रहे हैं, 1 घंटा पहले ही कमलनाथ साहब कांग्रेस कार्यालय से निकलकर अपने घर को चले गए और कहा कि जो जनादेश होगा उसे हम स्वीकार करते हैं। तो इसे ओवर कॉन्फिडेंस कहेंगे आप, ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रख ली थी कांग्रेस ने जनता से, वोटर्स से, या फिर ग्वालियर चंबल से? वकील साहब देखिए, उनका जो केंद्रित चुनाव का जो कैंपेन था वो मुख्यतः इस बात पर केंद्रित था और इससे उम्मीद लगाए हुए था कि ये जो लोग जितने भी विधायक हैं, जो 22 विधायक इनके, मतलब 25 विधायक जो बीजेपी में चले गए थे, जिसका उनका कहना था कि उनको खरीद लिया गया था और जनता उनको ठुकरा देगी, उनको रिजेक्ट कर देगी, ये उनकी स्वाभाविक अपेक्षा थी जनता से, और उसको ये कह रहे थे कि भाई लोकतंत्र बचाना है तो इनको हराना है। लेकिन अगर रिजल्ट ये आ रहा है तो लोकतंत्र के अंदर मतदाता सर्वोपरि है, और अगर मतदाता के विवेक पर आप प्रश्न चिन्ह लगाएंगे तो बात अलग है, लेकिन आप उसके विवेक को हम स्वीकार करते हुए अगर उसका विश्लेषण करें तो वो ये है कि मतदाता ने मेरे हिसाब से दल बदल होने से ज्यादा महत्व पार्टी में, प्रदेश में स्थिरता को दिया है, और एक तरह से कांग्रेस को संदेश भी दिया है कि सत्ता सौंपने के बाद भी अगर आप सत्ता अपनी नहीं बचा सकते तो ये आपके लिए भी बहुत बड़ा सबक है, और जनता इसको, खास करके मध्य प्रदेश की जनता इसको पसंद नहीं करती है। ठीक है, मैं आऊंगी आप दोनों के पास, नेहा जी, धर्मेंद्र जी। फिलहाल वीडी शर्मा साहब से हमारे विशेष संवाददाता अंकुर अध्वर्यु ने बातचीत की है, क्या कुछ उनकी बातचीत हुई है, सबसे पहले वो दर्शकों को सुनवा देते। चुनाव के परिणाम आना शुरू हो गए, अधिकांश सीटों पर भाजपा आगे चल रही है। प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जी हमारे साथ हैं, किस तरह का आज रिजल्ट आने की संभावना? देखिए, रिजल्ट तो संभावना जो पहले थी वही है। एग्जिट पोल भी कह रहा था, फील्ड में जनता में हम लोग जा रहे थे, तब भी जनता का जो समर्थन था उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी अधिकांश सीटों पर चुनाव जीतेगी। कमलनाथ जी कह रहे हैं इंतजार करिए। बिल्कुल इंतजार करिए, कमलनाथ जी इतने दिनों इंतजार किया तो 1-2 घंटे और कर लेते हैं। हनुमान जी की बात कर रहे हैं, मंगलवार की बात कर रहे हैं, दिग्विजय सिंह ट्वीट कर रहे हैं। ये बार-बार क्यों बात कर रहे हैं? हनुमान जी सबके हैं, कोई उनके हैं क्या अकेले? जी। और वो तो राम में विश्वास नहीं करते तो हनुमान जी में विश्वास कैसे है उनको? जी।
ये तो वो कैरेक्टर है देश के, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह, कि ये न धर्म में विश्वास करते, न इनको संस्कृति में विश्वास है और न इनको भगवान में विश्वास है। जब राम के अस्तित्व पर तुम्हारा सवाल उठाते थे तो आज आप हनुमान भक्त बन गए तो अच्छी बात है, मतलब ये गलत नहीं मानता मैं, अच्छी बात है ये तो। अगर आप हनुमान भक्त हो गए तो अच्छी बात है, लेकिन मंगलवार सबके लिए, हमारे लिए भी है, हनुमान जी हमारे लिए भी है, तो हमारे ऊपर ही हनुमान जी की कृपा है, गलत नहीं है क्यों? बिल्कुल, ये थे प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जी। इनका यही कहना है कि अधिकांश सीटों पर बीजेपी ही जीतेगी और तो कृपा तो कर रहे हैं हनुमान जी, लेकिन कहाँ ये कृपा जा रही है तो ये दिखाई दे ही रहा है आपको, हमारी स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा। चलिए धर्मेंद्र जी के पास चलते हैं। धर्मेंद्र जी, अभी बीडी शर्मा जी को आपने सुना, उन्होंने कहा कि अच्छी बात है, जो राम के अस्तित्व पर सवाल खड़े कर रहे थे वो हनुमान जी के भक्त बन रहे हैं। उन्होंने उसे गलत नहीं करार दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि भगवान हनुमान जी की कृपा क्या हम पर नहीं बरसेगी? और जब तक पहले भी इस बात को लेकर चर्चा हो रही थी तो कहा जा रहा था कि क्या कृपा सिर्फ कमलनाथ जी पर बरस रही है, कांग्रेस पर नहीं बरसेगी? धर्मेंद्र जी, भगवान श्री राम सभी के हैं, हनुमान जी भी सभी के हैं, और उन्होंने जो कहा उनका अपना मत है। ईश्वर की कृपा सभी पर बरसती है, पर ढोंग और प्रपंच कर जनादेश की चोरी कर सरकार जिसने बनाई है और उसके बाद आपने जनमत को धोखा देकर जनता के सामने सरकारी तंत्रों, नोट तंत्रों, वोट तंत्रों, इन सब का उपयोग कर ये जो खेल दिखाया है, इसका असर आने वाले मेन चुनाव जो होंगे उसमें दिखेगा। मेरा अभी तो इतना ही है कि जो जनता ने ये फैसला लिया है उसमें भाजपा को, नया जी को, सभी लोगों को बधाई, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए इस तरीके से जनमत को खरीद कर सरकार बनाना ठीक नहीं है। बाकी कांग्रेस को अभी और मेहनत करनी है। एक सेकंड, आपको धर्मेंद्र जी रोकना चाहूंगी। सुवासरा से कुछ तस्वीरें आई हैं, हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये मोदी जी का डमी बनाया है यहाँ प्रत्याशी ने, और डॉक्टर साहब जीत गए, मास्क पहना हुआ है मोदी जी का, और उन्हीं की स्टाइल में एक इन्होंने डमी तैयार करके रखा हुआ है। ढोल नगाड़ों के साथ जीत का जश्न शुरू हो गया है भारतीय जनता पार्टी के खेमे में, और ये सुवासरा से तस्वीरें आप देख रहे हैं। इससे पहले मानदाता की तस्वीरें और बीजेपी कार्यालय से भी तस्वीरें हम आपको दिखा चुके हैं, जहां सिंधिया के कटआउट जो है लहराते हुए तमाम जो कार्यकर्ता है वो नजर आ रहे थे। धर्मेंद्र जी, मूल सवाल वही रह गया, आप कौन से भगवान की एंट्री करवाने वाले हैं नए आगे आने वाले चुनाव में? भगवान को राजनीति में लाने का काम भाजपा कर रही है। हम लोग तो ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं। बाकी जनमत में और लोकतंत्र में जनता ईश्वर है। जनता ने जो जनादेश दिया है उसको हम श्रद्धा करते हैं, मानते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था बनी रहे, इस देश में प्रजातंत्र का राज कायम है। आपने कहा कि जनादेश, एक सेकंड, बदनावर से धार के बदनावर से बड़ी खबर, बीजेपी ने अपना कमल यहाँ खिला दिया है। धार से खबर, बदनावर विधानसभा सीट, और यहाँ से जल्द ही अपडेट के साथ और भी आपको चीजें बताएंगे। चलिए वापस से हम चर्चा की तरफ रुख करते हैं। जी धर्मेंद्र जी, धर्मेंद्र जी आवाज मिल रही है? राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव बदनावर विधानसभा सीट से जीत गए। धर्मेंद्र जी को आवाज मिल रही है? धर्मेंद्र जी को आवाज मिल रही है मेरी? चलिए, लगता है धर्मेंद्र जी को आवाज नहीं मिल रही है। नेहा जी को आवाज मिल रही है? चलिए मैं मेहमानों की तरफ लौटूंगी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तस्वीरें देखिए, बदनावर से एक और जीत बीजेपी की, यानी 3 सीटें अब तक बीजेपी के खाते में चली गई हैं। मानदाता, सुवासरा और अब ये बदनावर से राज्यवर्धन सिंह जीत गए हैं। कमल सिंह पटेल उनके सामने, और उनको हार का सामना करना पड़ा है। ढोल नगाड़े बज रहे हैं लगातार बीजेपी खेमे में, क्योंकि एक के बाद एक उनकी सीटें निकलती जा रही हैं। मेरा सवाल ये था धर्मेंद्र जी आपसे कि आप मान रहे हैं, जनादेश स्वीकार कर रहे हैं, कमलनाथ साहब भी कह रहे हैं जनता का जो जनादेश होगा उसे शिरोधार करेंगे, तो अब ये बताइए कि इन परिस्थितियों का जिम्मेदार किसे मानते हैं? हम लोग चुनाव में गए, हमने अपने मुद्दे रखे, हमने जनता को बताया कि दल बदल
और आपके वोट का अपमान गलत है। बाकी जनता ने जो फैसला किया है वो मानना ही पड़ेगा। आने वाले समय में कांग्रेस संगठन को क्या सलाह करना है, क्या चर्चा करना है, ये चीज सब तो बैठकर तय करेगा। लेकिन भारतीय राजनीति में भाजपा ने जो एक लोकतंत्र की परंपरा डाली है, ये लोकतंत्र के लिए बहुत घातक है। नोटतंत्र यानी जनता को दिखाई नहीं दिया, आप नोट करते रहे और जनता वोट देकर आगे बढ़ गई। आती हूँ आपके पास नेहा जी, ये लगातार आती हूँ धर्मेंद्र जी, लगातार ये सीटें आपके खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है, सुवासरा, मांधाता, बदनावर, और वापस वहीं आकर एक चीज खड़ी होती है कि मेहनत बहुत करनी पड़ी आपको। तमाम चीजें आपके पक्ष में, देखिए सारे के सारे विधायक आ गए आपके खेमे में, कार्यकर्ताओं को लेकर ज्वाइनिंग्स होना शुरू हो गई, और स्टार्टिंग में तो 22 थे, लेकिन आते आते नंबर्स बढ़ते गए। उसके बावजूद भी बहुत तगड़ी मेहनत करनी पड़ी आपको, और अभी भी उस तगड़ी मेहनत का वो नतीजा नहीं मिला जिसका इंतजार आप लोगों को था या जिसकी मंशा आप लोगों ने रखी होगी। पारुल जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी तो हर चुनाव को चुनौती की तरह लेती है, और भारतीय जनता पार्टी का संगठन एक सीट पर चुनाव हो या 28 पर, उसी तरीके से मेहनत करता है, और संगठन का हर कार्यकर्ता बूथ स्तर पर लग जाता है अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए। आप देख लीजिए मध्य प्रदेश के जितने बड़े नेता हैं, शिवराज सिंह चौहान जी से लेकर सभी कोई, बीडी भाई साहब हो गए, नरोत्तम मिश्रा हो गए, भूपेंद्र सिंह हो गए, गोपाल भार्गव हो गए, विजय वर्गीय जी हो गए, जितने भी हैं सबके सब एकजुट दिखाई दिए। पर वहीं पर अगर आप कांग्रेस को देखेंगे तो कांग्रेस के आला कमान ने, राष्ट्रीय नेतृत्व ने कमलनाथ जी को अनाथ छोड़ दिया मध्य प्रदेश के अंदर। जब वो स्टार प्रचारकों की सूची में अपना नाम लिखवाते हैं तो कमलनाथ जी से नाराजगी के कारण राहुल गांधी मध्य प्रदेश नहीं आते। जब एक महिला का अपमान हो जाता है तो प्रियंका गांधी अपना दौरा निरस्त कर देती हैं। तो ये अंतर है भारतीय जनता पार्टी के मूल कार्यकर्ता और संगठन की प्रक्रिया में, और वहीं पर कांग्रेस पार्टी में, जहां पर एक ही सब कुछ था, करता धरता कमलनाथ जी, बाकी कोई नेता नजर नहीं आया। आप देख लीजिए कि लोकल कैडर अगर आप मध्य प्रदेश का कांग्रेस पार्टी का देखेंगे तो कितने नेता हैं जो सामने आए। दिग्विजय सिंह जी कितनी बार दिखाई दिए, राहुल सिंह भैया कितनी बार दिखाई दिए, इनके जो तमाम पूर्व मंत्री हैं वो कितनी बार दिखाई दिए। तो जो अंतर है, जो कार्यकर्ताओं का अंतर है, जो संगठन का अंतर है, जो अनुशासन का अंतर है, वो बार बार भारतीय जनता पार्टी उसमें ऊपर नजर आती है। और यही कारण है कि चुनाव में जब परिणाम आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित होती है, और जीत सुनिश्चित होने से पहले जब यह आशंका कांग्रेस पार्टी को लगने लगती है कि उनकी बुरी हार होने वाली है, तो कमलनाथ जी जैसे जो इनके नेता हैं वो पहले अधिकारियों को, कर्मचारियों को धमकाते हैं, उनको बिकाऊ बता देते हैं, उसके बाद ईवीएम मशीन पर दिग्विजय सिंह ठीकरा फोड़ते हैं, उसके बाद एक कदम और आगे बढ़कर चुनाव आयोग को ही बिकाऊ बताने लग जाते हैं। तो ये अपनी समीक्षा कभी नहीं करेंगे, इनका नेतृत्व इनका क्या क्यों साथ छोड़ देता है उसका जवाब नहीं। ये आपने सही कहा, ये आपने सही कहा कि कांग्रेस में तो सिर्फ कमलनाथ जी दिख रहे थे, कितनी बार राहुल सिंह भैया जी दिखाई दिए, कितनी बार दिग्विजय सिंह साहब, अंत में जब बिल्कुल प्रचार प्रसार थमने का दौर हो चुका था, आचार संहिता के ऐन दिनों में जब प्रचार प्रसार खत्म होने की तारीख इस पास आ गई थी, उस वक्त पर वो दिखाई देना शुरू हो गए। लेकिन बीजेपी ने तो एक सीट पर 3-3, 4-4 राउंड लगाए, उसके बाद भी वो नतीजे सामने नहीं आए। अभी भी देखिए भांडेर सीट पर सिर्फ 71 वोटों से ज्यादा आगे चल रहे हैं आप लोग। पारुल जी, ओवरऑल परफॉर्मेंस आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने, आज वो बधाई का पात्र है कार्यकर्ता जो जमीन पर लगा रहा, नए सदस्यों को जिसने अपने दिल से लगाया और संगठन के जो आदेश था उसको स्वीकार करके लगा। आप देख लीजिए कि 20 सीटों पर, 22 सीटों पर अगर भारतीय जनता पार्टी लीड कर रही है 28 में से, तो ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का परिश्रम ही तो है जो सामने आ रहा है। जो नेतृत्व ने मेहनत करी है वही तो सामने आ रही है। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश की जनता के साथ छलावा किया, जिस तरीके से धोखा किया, जिस तरीके से अपने पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष से झूठ बुलवाने का काम किया, उसी का परिणाम है कि आज एक तरफा पूरा मैंडेट दिखाई दे रहा है। और एग्जिट पोल से एग्जैक्ट पोल का जो सफर है वो एक के बाद एक पॉजिटिविटी के साथ सामने बढ़ रहा है और सीटें लगातार आगे बढ़ रही है। नहीं, फिर आप जनादेश सर आंखों पर, और फिर आप कह रहे हैं सरकार आपकी है। धर्मेंद्र जी, ये डबल बातें मत कीजिए ना, या तो आप स्वीकार कर लीजिए या आरोप लगा लीजिए। परुल जी, भाजपा के नेताओं का बड़ा दोहरा चरित्र है। मतलब बिसाऊलाल साहू नारी के बारे में
इतने घटिया आएंगे शब्दों का बयानबाजियों उपयोग पर भी करते हैं। आएंगे, एक राउंड और हम आप लोगों से चर्चा करेंगे। मैं आऊंगी आपके पास आऊंगी। कमलनाथ का बयान एक सेकंड, मैं अजय वकील जी के पास जाना चाहूंगी। अजय जी, ये तो सही है कि दोनों ही तरफ से मेहनत की गई है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ज्यादा मेहनत की गई है और जरूरत भी होगी उन्हें, क्योंकि ग्वालियर चंबल जहां पे वो पूरी तरह से हार चुके थे वहां से उन्हें जीत हासिल करनी थी। लेकिन ये भी कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी में कैंडिडेट इलेक्शन नहीं लड़ता, पार्टी और पार्टी का चुनाव चिन्ह उस पर काम करते हैं कार्यकर्ता। तो यही रणनीति, यही स्ट्रैटेजी लेकर बीजेपी आगे बढ़ रही थी, आपको लगता है? और उसी के तहत उसी का नतीजा है जो अभी हम देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, या फिर वाकई जिन मुद्दों को लेकर जिन बयानबाजियों का दौर हमने देखा, गिरता बयानबाजियों का स्तर, और जिस तरह से एक अगर बयान आ रहा था गलत तो उसको उसकी सफाइयां आ रही थी या तो फिर उस पर कटाक्ष आ रहे थे, कौन सी चीज आप मानते हैं कि ज्यादा बेनिफिशियल रही बीजेपी के लिए? बयानबाजियां तो फिर चलती रहती हैं, बयानबाजियां तो चलती रहती हैं, बल्कि इस बार जो उपचुनाव में हमने बहुत निकृष्ट स्तर की बयानबाजी देखी। कौवा कहा गया, कुत्ता कहा, कुत्ता भी कहा, और महिलाओं को लेकर के अभद्र शब्द कहे गए, एक दूसरे को बारे में रंगा भूखा कहा गया, किसी को चोर चक्का तक कहा गया। तो अजय जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। बकल साहब, एक सेकंड रुकिएगा। जी बकल साहब कहिए। ये जो बयानबाजियां थी, ये कोई चुनाव का मुख्य मुद्दा नहीं था। लोगों ने इसको सुना, इसको नकारा भी और इसको अनसुना भी किया। असली मुद्दा यही था कि क्या दल बदल करने या करवाने को लोकतांत्रिक मान्यता मिलेगी, नंबर एक। दूसरी बात यह है कि प्रदेश की जनता चाहती क्या है। तो सवाल यह कि इस जनादेश ने साबित कर दिया है कि जनता ने लोकतंत्र में दल बदल से ज्यादा महत्व स्थिरता को दिया है, और उसने इस बात को अनदेखा किया कि लोग खरीदे गए या खुद चल के आए, वो अलग बात है, कारण जो भी हो सकता है, लेकिन उनको फिर भी वापस जिता के सत्ता में भेज दिया है। तो इसका मतलब ये कि लोग ये चाहते हैं कि सरकार जो भी रहे वो स्थिर रहे, और कम से कम हर बार चुनाव का सामना, इस तरह की जो परिस्थिति मध्य प्रदेश में बनी है, जो शायद पहली बार बनी कि 28 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, एक तरह से मिनी आम चुनाव जैसा हो गया था। तो ये बार बार चुनाव तो जनता पसंद नहीं करती है। आपको एक बार चुनाव 5 साल के लिए भेज दिया था, 5 साल राज करिए, जैसा भी करेंगे 5 साल बाद हिसाब देखेंगे। तो ये अभूतपूर्व स्थिति थी, और अभूतपूर्व स्थिति में ये जो मैंडेट भी आया है वो भी अभूतपूर्व है। हालांकि ये बात जरूर है कि जो लोकतंत्र में इसकी व्याख्या किस रूप में की जाएगी ये देखना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रवृत्ति जो है ये कोई बहुत अच्छी नहीं है। क्योंकि आज बीजेपी के साथ कुछ लोग गए या खरीद लिए गए, कल को माफ कीजिए, आपको रोकना चाहूंगी। प्रभुराम चौधरी साहब की रिकॉर्ड जीत, एक और सीट बीजेपी के खाते में। सांची सीट जीत ली है बीजेपी ने, बीजेपी का कमल सांची सीट पर खिल गया है सर। प्रभुराम चौधरी साहब, एक बड़ी जीत उन्हें यहाँ मिली है। प्रभुराम चौधरी जी सांची सीट को लेकर, चलिए तमाम बातों को अब हम यही ड्रॉप करते हुए इन सीटों को लेकर ही हम आगे बात करेंगे। देखिए, यहाँ पर भी कहा जा रहा था कि जो कैंडिडेट्स उनमें फाइट होगी, लेकिन जब सीटों का आकलन, टिकटों का आकलन किया गया तो प्रभुराम चौधरी जी के सामने मदन लाल साहब को उतारा गया था, और ये कहा जा रहा था कि जितने स्ट्रांग प्रभुराम चौधरी जी हैं उतने स्ट्रांग कांग्रेस के कैंडिडेट नहीं है। तो क्या टिकट बांटने में इस बार कांग्रेस ने गलती कर दी? क्योंकि पहले जब 2018 में हम जब आकलन कर रहे थे बीजेपी की हार का, या जो परसेंट उन्हें कम मिला, ज्यादा मिला था वोट परसेंट, लेकिन सीटें कम थी, तो ये कहा जा रहा था कि टिकट जो है साहब, वो सीट जो टिकट दी गई है तमाम प्रत्याशियों को, वो टिकट सही नहीं बांटे गए। तो इस बार क्या कांग्रेस ने जो टिकट दिए वो सही नहीं बांटे, यूं कहे कि कैंडिडेट थे ही नहीं, जबरदस्ती टिकट पकड़ाना पड़ा। बहरहाल कई सारी बातें, कई सारे सवाल, लेकिन प्रभुराम चौधरी साहब सांची सीट एक बार फिर हम देखें तो इलेक्शन हुआ यहाँ पर, लेकिन जीत दर्ज की है भारतीय जनता पार्टी ने। बकल साहब, सांची सीट आप कैसे देखते हैं? प्रभुराम चौधरी जी, उनके सामने जो कैंडिडेट थे, कहा जा रहा था कि उतने स्ट्रांग नहीं है जितने प्रभुराम चौधरी जी यहाँ पर फाइट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बकल साहब, जल्दी से आपका विश्लेषण। देखिए, ऐसा है कि कुल मिला के बीजेपी संगठन की जो बात है, संगठन ने अपनी ताकत को पूरा झोंक दिया था उनको जिताने में, क्योंकि प्रभुराम को फिर से टिकट दिलाने से जो पार्टी के बड़े नेता जो डॉक्टर गुरुशंकर शेजवार काफी नाराज थे। ये बात सही है, उन्होंने अपनी नाराजगी जताई भी, लेकिन ऐसा लगता है कि आखिरी क्षण तक आते आते पार्टी एकजुट हुई और मतदाता ने बहुत क्लियर मैंडेट दिया है, और इसको लेकर के कोई दो राय नहीं रही कि उन्होंने जो है
वो भले ही प्रभुराम जो है बीजेपी से लड़े हूं, लेकिन उनको जिता दिया है। रिकॉर्ड जीत दर्ज की है और टिप्पणियां ये भी की जा रही थी कि शेजवार साहब अगर खुलकर सामने आते, वोट उनके लिए मांगते तो और भी ज्यादा अच्छे मत मिल सकते थे नेहा जी, लेकिन शेजवार साहब को तो फाइनली जी नेहा जी चलिए नेहा जी अब हमारे साथ लाइव नहीं जुड़ी हुई हैं, ये मुझे कमांड मिल रहा है। धर्मेंद्र जी हमारे साथ। धर्मेंद्र जी एक फाइनल कमेंट आपका, एक और सीट गई आपके हाथ से, डंग साहब ने भी जीत ली, पटेल साहब ने भी जीत ली, राज्यवर्धन साहब जीत गए, प्रभुराम चौधरी साहब जीत गए, क्या कहेंगे? उन सभी को बधाई जिन्होंने चुनाव जीता है। जी चलिए बधाई दे रहे हैं धर्मेंद्र जी भी तमाम उन कैंडिडेट्स को जिन्होंने जीत दर्ज की, और ये फिलहाल जितनी भी सीटें आई हैं ये बीजेपी ने जीत इन सीटों पर दर्ज की। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। नेहा जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ी थी, धर्मेंद्र जी कांग्रेस से हमारे साथ बने हुए थे, बकील साहब हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार